रिकॉर्डिंग में ही बोल देता हूँ। क्लास में हमने दो जो क्लासेस हमने की थी उसमें माइक्रो 2024 अक्टूबर नवंबर सीरीज हमने पूरे कर लिए थे और उसके बाद जो है हमने मैक्रो का एक पेपर कर लिया था। अब 2 पेपर रहते थे मैक्रो के जो आज की क्लास में हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद शाह एंड कुदसिया। अस्सलाम वालेकुम आरिज। जी मेरे बच्चों, तो वी आर ऑन मैक्रो क्वेश्चंस फॉर नहीं बल्कि ये मैंने निकाला था, यस नंबर 15 से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा बच्चों, अब रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, डोंट डू दैट। फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी 20 सेकेंड रूल फॉलो करना है नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन तो वैसे भी जरा ट्रिकी है, 20 सेकेंड रूल, ओके। सो 20 सेकेंड से पहले कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा जब तक मैं गो अहेड नहीं दूंगा। आप लोगों ने प्लीज आंसर नहीं करना। इवन न्यू स्टूडेंट्स हु ज्वाइन 20 सेकेंड से पहले कोई आंसर नहीं करेगा। The table shows the value of consumer price index CPI and a worker's salary in 2022 and 2023. CPI 100 से 110 पे गया है, सैलरी उसकी बढ़ के 20 से 25,000 पे गई है। What is the real value purchasing power of the worker's salary in 2023 compared with 2022? इसको मैं कॉपी करके ले जा रहा हूं क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन आप लोग कम से कम 20 सेकंड लगाएंगे बिफोर यू आंसर। ये जी क्वेश्चन आपके सामने है, रीड थ्रू इट तसल्ली से। जी बच्चे, अब आप लोग बता सकते हैं। बी एज इन बॉल, डी, ओके जी। और कोई बच्चे ऑप्शन देना चाह रहे हैं? गुड, हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटे ये वही डिफ्लेटर वाला फॉर्मूला है जो हम रियल जीडीपी में यूज करते हैं, रियल इनकम चाहे बंदे की हो चाहे कंट्री की। और इसका फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी जो मनी वैल्यू है ओवर डिफ्लेटर। अब डिफ्लेटर क्या होता है? करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। समझ आ गई? तो अब मेरे बेटे हमने पहले डिफ्लेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 से 110 पे गई है सीपीआई, तो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स 110 पे आ गई है, बेस ईयर ऑफ कोर्स 100 था। आंसर विल बी 1.1 विल बी डिफ्लेटर। अब उसकी नॉमिनल इनकम 25,000 पे आ गई है, तो नॉमिनल इनकम $25,000 divided by deflator 1.1, answer will be 22,727, ऑप्शन बी। सब बच्चों को समझ आ गया? आपने बेसिक फॉर्मूला यूज करना है डिफ्लेटर वाला। किसी को ना समझ आया हो तो प्लीज पूछ लें। जी बच्चों, एनीवन स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन? श्योर मेरा बेटा, सिंपल फॉर्मूला आपने लगाना है, नॉमिनल इनकम नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर। डिफ्लेटर क्या होता है? करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, वो 23 में बढ़ के 110 पे चली गई है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और बेस ईयर में थी 100। तो करंट ईयर ऊपर रखना है 110 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 100, 1.1 आपका डिफ्लेटर आ गया। 25,000 नॉमिनल इनकम को डिवाइड किया 1.1 से,
उसकी परचेजिंग पावर रियल इनकम सिर्फ 22,727 है। समझ आ गई? उसकी इनकम बढ़ी थी 25%, जबकि महंगाई बढ़ी थी 10%। तो रियल टर्म्स में 22,727 उसकी परचेजिंग पावर है। समझ आ रहा है बच्चों? या एक बार फिर करवाऊं? खामोशी, आई विल टेक इट एज यू अंडरस्टूड। मैं किसी से पूछता हूं बल्कि मुझे जी 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 बोलें। हाँ, नहीं नहीं, न्यू माइनस ओल्ड नहीं बेटे, वो सीपीआई का है, इन्फ्लेशन का। ये हमने रियल जीडीपी, रियल इनकम बनानी है। इसका फॉर्मूला है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स ओवर बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। करंट ईयर जो ताजा है 2023 110 पे है, और बेस ईयर 100। पिछला साल बेस ईयर है और इस वाला साल करंट ईयर है। अब सबको मेरे ख्याल में समझ आ गई है। लेट्स मूव ऑन जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इनकम फॉलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ वायरस पेंडेमिक। इनकम गिरी है, वायरस आया था, कोई पेंडेमिक कोविड जैसा। हाउ वुड दिस अनएम्प्लॉयमेंट बी क्लासिफाइड? इस क्वेश्चन के लिए बस 15 सेकेंड्स वेट कीजिएगा, फिर आप में से कोई भी आंसर कर सकता है। लेट मी सी अगर कोई और बचा रहा है। नहीं जी मेरे बेटे, तसल्ली से देखें इसको। इनकम्स गिरने से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट आती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइक्लिकल या सिक्लिकल। फ्रिक्शनल तो होती है, एक जॉब छोड़ी बेहतर की तलाश में जा रहे हो, उसी में फिर सीजनल आ जाती है। एक सीजन खत्म हुआ, वर्कर्स की डिमांड खत्म हुई, ठीक है, जैसे टूरिज्म वगैरह में। स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, फैशन टेस्ट चेंज हो गया, इंपोर्टेड गुड ने लोकल को रिप्लेस कर दिया, या फैशन टेस्ट चेंज हुआ, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब स्ट्रक्चरल का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए। किसी को प्रॉब्लम? अच्छा जी। व्हाट इज लाइकली टू मूव यानी शिफ्ट एन एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट? तसल्ली से देखें, टेक अबाउट 15 सेकेंड्स। और कोई नया बच्चा जवाब दो, इस दफा ईमान की जगह, अरूबा की जगह कोई नया बच्चा जवाब दो। स्ट्रक्चरल नहीं बेटे, कैसे? इनकम फॉल से एग्रीगेट डिमांड गिरती है, एग्रीगेट डिमांड गिरने से सिक्लिकल या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है। स्ट्रक्चरल इज ड्यू टू सप्लाई साइड रीजंस, ठीक है। राइट जी, क्या बच्चे ने जवाब दिए? बी एज इन बॉल। ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है बच्चों, आराम से देखो। एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होना है। थिंक सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तसल्ली से देखो, इनकम इक्वालिटी कम हुई है, उससे एग्रीगेट डिमांड का राइट पे शिफ्ट होना। अगर अमीरों के पास आया था, वो एडिशनल इनकम का कम स्पेंड करते हैं, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। गरीबों के पास आया था, वो एडिशनल इनकम जो है उसका ज्यादा स्पेंड करते हैं, राइट पे शिफ्ट होगा। तो वी आर नॉट श्योर। फॉल इन इनकम्स अब्रॉड, अगर बाहर के मुल्कों में इनकम्स गिरी हैं, वो हमारी एक्सपोर्ट्स कम खरीदेंगे, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। फॉल इन एक्सचेंज रेट करेक्ट है। एक्सचेंज रेट हमारा गिरा, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड राइट पे। डी, फॉल इन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट मींस गवर्नमेंट अब पहले से टैक्स ज्यादा लगा रही है और स्पेंडिंग कम कर रही है, डेफिसिट अपना कम कर रही है। समझ आ रही है मेरे बच्चों? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा आसान क्वेश्चन था और गलत बताया बच्चों ने, काफियों ने। मुझे बताएं अभी कोई प्रॉब्लम हो? ओके, नंबर 18। जी बेटे, दोबारा बताऊं कुछ? नहीं नहीं मेरा बेटा, एक्सचेंज रेट कम होने से एक्सपोर्ट सस्ती होती हैं, फॉरेनर्स ज्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा आएगा। इंपोर्ट्स महंगी होंगी, हम कम खरीदेंगे, मुल्क से पैसा बाहर कम जाएगा। एक्स माइनस एम, एग्रीगेट डिमांड के चार हिस्से हैं ना, एक्स माइनस एम आखिरी हिस्सा, उसमें इंजेक्शन आएगा।
गॉट इट? चले जी, अब मैं एक बार देख लूं कि कोई बच्चा तो नहीं एंटर हो रहा, नहीं, चले लेट्स कीप ऑन. In an economy with an interest rate of 4% per annum, the rate of inflation falls from 5% to 3%. What will be a benefit of this fall? इंटरेस्ट रेट 4% है, महंगाई 5 से 3% पे आ गई. अब रियल इंटरेस्ट रेट सोचें, जिसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट. तो क्या हो रहा है, तसल्ली से देखें और अपनी ऑप्शन लें, 15-20 सेकंड लें. जी बच्चों, अब आप लोग बता सकते हैं. बी इज इनकरेक्ट. सी इज करेक्ट. सेवर्स विल गेन इन रियल टर्म्स. बेटे इंटरेस्ट रेट था 4%, अब इन्फ्लेशन रेट गिर के आ गया है 3% पे. तो रियल टर्म्स में आपको सेविंग पे 1% का हर साल बेनिफिट मिलेगा. बी किसने कहा था? पीपल ऑन फिक्स्ड इनकम्स विल नॉट बी बेटर ऑफ बिकॉज उनकी रियल इनकम गिरेगी बेटे 3% से. ठीक है, ये जरा रियल इनकम का कॉन्सेप्ट अच्छा करते हैं. रियल इनकम इज परचेजिंग पावर. अब सूद मिल रहा है उसको 100 रुपए पे 4 रुपए, 4%, और महंगाई हो रही है 3 रुपए, 3%. तो 1 रुपया हर साल उसकी सेविंग में ऐड हो रहा है. इसलिए सेवर्स विल गेन इन रियल टर्म. समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके, नंबर 20. व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्रो? जी सॉरी, क्वेश्चन 18 कौन सा मिस हो गया था? ओ मिस हो गया था, सॉरी. Which items have to be added and subtracted from GDP at market prices to calculate the value of GDP at basic prices, या इसको फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं. क्या हम माइनस करते हैं, क्या ऐड करते हैं, तसल्ली से देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है. टेक अबाउट 15 सेकेंड्स. डी इज इन डेविड इज करेक्ट. किसी बच्चे को ना समझ आया हो मुझे बताएं, ये जरा थोड़ा बच्चों को रिवीजन नहीं होती तो भूल जाता है ये. चलिए मैं बताता हूँ. जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस है जो दुकानों में प्राइस है गुड्स की. बेसिक प्राइसेस या फैक्टर कॉस्ट होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट गई थी. तो हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं उसमें से, सॉरी ऐड करते हैं, क्योंकि वो मार्केट प्राइस को कम कर देती है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा पैसे गए होते हैं. और इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्सपेंडिचर टैक्सेस को ऐड माइनस करते हैं, क्योंकि वो प्राइस को बढ़ा देते हैं मार्केट प्राइस को, और फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गई थी वो कम. समझ आ रही है? दोबारा बता दूं. GDP at market prices is what is current year prices in the market. सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे प्राइस कम हो जाएगी, जबकि वैल्यू ऑफ द गुड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट गया था वो उससे ज्यादा होगा. तो सब्सिडीज को ऐड करना है. इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइसेस को बढ़ा देते हैं. असल वैल्यू बेसिक प्राइसेस जो है वो कम होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम गया होता है. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है. एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? प्लीज मुझे अच्छी तरह बता दो. सॉरी बेटे, नहीं है इस इन क्लासेस में रिवीजन नहीं होती बेटे, वो आपने करनी है.
मैं साथ साथ करवा रहा हूं, ये 2 पेज हैं, पहले यूनिट 1 के पहले 2 पेज हैं, ये उनमें कर लो रिवीजन, आपको सारी आ जाएगी। नंबर 20 जी, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी? तसल्ली से देखें, मैक्रो पॉलिसी, फिस्कल मॉनेटरी का कोई एग्जांपल देखो सप्लाई साइड का। अच्छा, बहुत उन्होंने एम के हिसाब से की है, बहुत आसान है। टेक योर टाइम, अबाउट 10-15 सेकेंड्स, फिर बताइएगा। पूरे मुल्क के लिए जो एम हो उसके हिसाब से। ऊंचा बोलें, आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलें। सी, सब बच्चों को सी लग रहा है? बिल्कुल सही है जी। मेंटेन जनरल प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में आएगा। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट खाली होता तो हम मैक्रो लेते, लेकिन उसने कहा सर्विस सेक्टर में, तो वो माइक्रो बन जाएगा। Which supply side policy is likely to lower real output before raising it? कौन सी ऐसी सप्लाई साइड पॉलिसी जो एक बार जीडीपी गिरेगा और फिर बढ़ेगा? आराम से बेटे, 15 सेकंड रूल, 20 सेकंड रूल है, आराम से। Reduced import barriers. Does everybody think C is the correct option? बिल्कुल सही बात है। एक दफा वक्ती तौर पे बहुत इंपोर्ट्स आएंगी, विड्रॉल आएगा, रियल आउटपुट गिरेगी, रियल जीडीपी गिरेगा। फ्यूचर में जब हम बहुत सारा रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी वगैरह मंगा चुके होंगे, फिर हमारी आउटपुट बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से। एवरीवन क्लियर? नंबर 22, अ कंट्री is in equilibrium at point E. On the diagram, the government reduces its expenditure on defense. गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से देखिएगा। Which point on the diagram shows the new equilibrium? आराम से तसल्ली से देखें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सॉरी, कौन सा? एक बच्चे ने ए लिया है, बाकी बच्चे बताओ। आपने भी ए लिया है? एनीबडी हु इज नॉट टेकिंग ए? A is the correct option. Government spending is part of aggregate demand. C, consumption, plus I, investment, plus G, government spending, plus X minus M, net exports. तो जब G का इंजेक्शन कम होगा, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। AD1 से AD2 एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं था, तो A पॉइंट पे नया इक्विलिब्रियम बनेगा। एवरीवन क्लियर? Number 23, the number of people employed in a country and the level of unemployment both decrease. What could explain this? अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड भी कम है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुई है, तो क्या हुआ होगा? सोचें तसल्ली से, 10-15 सेकेंड कम अज कम। इतना जल्दी नहीं बेटे, आराम से। सोचे, लेबर फोर्स में कमी हो रही है, क्योंकि लेबर फोर्स कम हो रही है तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है ना, हालांकि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड आर लेस। जी, नाउ यू कैन आंसर। ये मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है बच्चों को, लगता है। तसल्ली से कोशिश करें, आंसर करें।
डी एज इन डेविड, एक्सप्लेन करें क्यों डी सही है। बच्चे यूनिवर्सिटी में रुक जाएंगे, लेबर फोर्स में कमी होगी, डिस्पाइट लेस पीपल बीइंग एम्प्लॉयड, क्योंकि लेबर फोर्स कम हो गई थी, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। सबको समझ आ गई बात या कोई कंफ्यूजन? बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। नेट इनवर्ड माइग्रेशन, इससे तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी, लेबर फोर्स बढ़ेगी, अगर लोग कम एम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी ना। इंक्रीज इन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, लोग घर बैठे रहेंगे, जानबूझ के काम पे नहीं जाएंगे, क्योंकि घर बैठे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, पॉवर्टी ट्रैप में आ जाएंगे। तो बेसिकली आपके जो है वो अनएम्प्लॉयड भी लेबर फोर्स का हिस्सा होते हैं, काफी सारे लोग जानबूझ के अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो उस केस में भी ये नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड भी कम हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो, लेबर फोर्स बढ़ रही है। इंक्रीज इन एज एट विच स्टेज स्टेट पेंशन आर अवेलेबल, पहले 60 की एज में मिलती थी, अब 65 की एज में आपको पेंशन दी जा रही है, यानी 5 साल और वो बूढ़े लोग काम करेंगे। इसका मतलब है लेबर सप्लाई बढ़ गई। लेबर सप्लाई बढ़ी तो ऑफ कोर्स अगर कम लोग एम्प्लॉयड हैं तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। ठीक हो गया जी। नंबर 24, which circumstances would most help a firm to gain from a depreciation of exchange rate? हमारी करेंसी सस्ती हुई है, एक्सपोर्ट सस्ती होंगी, इंपोर्ट्स महंगी, कौन सी कंडीशन में ज्यादा फायदा इसका होगा फर्म को? तसल्ली से 15 सेकंड वेट करके जवाब दीजिएगा, जल्दी ना कीजिएगा। तसल्ली से वेट वेट वेट। अब बता दें। ए, इट सेल्स मेनली अब्रॉड, अब एक्सपोर्ट सस्ती हुई, उसको ज्यादा रेवेन्यू आएगा, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ले रहा है इनपुट्स, तो उसको करेंसी नीचे जाने से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल भी महंगे नहीं मिलेंगे, वो लोकली खरीद रहा है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को कंफ्यूजन हो रही हो यहां पे? हाँ ठीक है, समझ आ गई। नंबर 25, अ कंट्री हैज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। इट्स करंट अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मूव्स फ्रॉम अ सरप्लस टू अ डेफिसिट, which rate is likely to increase in the short run as a consequence of this worsening of its current account? तसल्ली से देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट में गया, एक्स माइनस एम गिरा, एग्रीगेट डिमांड गिरी, कौन सा रेट बढ़ेगा? 10 सेकंड कम अज कम लीजिएगा। 10 सेकंड कहा था मेरे बेटे। कई बच्चे मुझे इतराज कर रहे हैं कि आपके बच्चे बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं, हम अभी एमसीक्यू पढ़ रहे होते हैं, वो आंसर कर देते हैं। अभी मैं नहीं आपका आंसर ले रहा, लेट्स वेट। जी यमुना आदिल, आप बताएं क्या ऑप्शन लग रही है आपको? ए लग रहा है आपको? यमुना आपने क्या बोला है? मेरा बेटा करंट अकाउंट डेफिसिट में गया है, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ा रहे हो आप? दोबारा बताएं यमुना, कौन सी सही ऑप्शन है? नहीं मेरा बेटा, क्या बात कर रहे हो? इंपोर्ट्स बाहर के मुल्क में बढ़ी हैं, हमारे जीडीपी का हिस्सा नहीं होती वो, एक्स माइनस एम करते हैं। बताओ मुझे कौन सा रेट बढ़ेगा यमुना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा? इससे मेरा बेटा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम है, करेंसी की डिमांड कम है, डेप्रीशिएट होगी। इंपोर्ट्स की डिमांड ज्यादा है, करेंसी सप्लाई ज्यादा होने से डेप्रीशिएट होगी। क्या कर रहे हो आप? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा मेरा बेटा, एग्रीगेट डिमांड गिरी है, अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में ज्यादा होगी। क्लियर ऑन दैट? अच्छा शाबाश, मुझे बच्चों को इन्वॉल्व करने दें, शी इज सच अ ब्राइट किड एंड शी इज मेकिंग मिस्टेक्स। प्लीज अब्दुल रहमान, अदर्स डोंट आंसर सो क्विकली।
Which policy is most likely to reduce a balance of payment deficit without causing inflation? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी ठीक हो जाए, महंगाई भी ना आए, बेटे पानी भी ठंडा गिलास जी। तसल्ली से देखें और 15-20 सेकंड वेट करें। बताएं। दी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, नो वेज। बिल्कुल गलत है। इंटरेस्ट रेट्स वाला, हायर इंटरेस्ट रेट्स। अब तसल्ली से जरा समझें। डिक्रीज्ड इंपोर्ट कोटा का क्या मतलब है? आप पहले 1000 गाड़ियां अलाउ कर रहे थे इंपोर्ट, अब सिर्फ 500 अलाउ कर रहे हो। उससे इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूर ठीक होगा, लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। जब आप कोटा कम करते हो, कम फर्म्स आपके मुल्क में बेच सकती हैं, तो सप्लाई कम होने से गुड्स की प्राइस बढ़ती है। डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी, ये पता नहीं बच्चे अभी तक क्यों नहीं समझ पा रहे, बहुत इजी है। डेप्रीसिएशन से एक्सपोर्ट सस्ती होंगी, इंपोर्ट्स महंगी, एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी, लोग लोन्स कम लेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हुआ, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों कम हुई, एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी ना कम हो गई। डिक्रीज्ड इंपोर्ट टैरिफ्स, हमने इंपोर्ट्स पे टैरिफ हटाए हैं, यस, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। सबको समझ आ रही है? सी, इंटरेस्ट रेट हायर इज द करेक्ट ऑप्शन। एनीवन स्ट्रगलिंग, प्लीज पूछ लें, क्लियर करें अपने कॉन्सेप्ट्स। ओके जी। Table shows the average price of exports and imports. Which combination of changes in export prices and import prices could result in economy's terms of trade increasing from 100 to 110? कभी भी बगैर फॉर्मूला को ये करने की कोशिश ना कीजिएगा। ऑल्दो इस क्वेश्चन को किया जा सकता है बगैर फॉर्मूला के, लेकिन माय एडवाइस, टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन बगैर फॉर्मूला के करना कैन बी रियली डेंजरस। अब जरा हम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला लिखते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब मेरे बच्चों, पहली ऑप्शन फॉल्स एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर में हमेशा ये 100 ओवर 100 इंटू 100 होगा और आंसर 100 आएगा। अब उसने क्या बोला कि भाई 5% एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉल हुई हैं, तो वो 100 से 95 पे आ गई इंडेक्स, और इंपोर्ट प्राइसेस 105 पे गई हैं, इंटू 100 करोगे ये तो 100 से भी नीचे आ जाएंगी, तो ए इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन, एक्सपोर्ट प्राइसेस अनचेंज्ड, इंपोर्ट प्राइसेस राइज, एक्सपोर्ट 100 पे और इंपोर्ट प्राइसेस आ गई 10% बढ़ के, राइजेस बाय 10%, सॉरी 110 पे आ गई, ये भी 100 से नीचे आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन जी, एवरेज एक्सपोर्ट प्राइसेस राइज बाय 5%, 105, एवरेज इंपोर्ट फॉल बाय 5%, 95 पे आ गई, 100 से कम 5 इंटू 100 जब आप करेंगे तो इसका आंसर मुझे कोई बच्चा बताओगे? 105 ओवर 95 इंटू 100, ये 110 को नहीं, गलत कर रहे हो, 105 ओवर 95 इंटू 100। नहीं मेरा बेटा, ये देखो मैं इधर आ चुका हूं।
110 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही होनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स 10% बढ़ी है और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स अनचेंज्ड है। 100 पे इंटू 100 करोगे, आंसर विल बी 110। सबको समझ आ गया टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला? जी मेरे बेटे। बेटे रिस्क होगा। समटाइम ये क्वेश्चन आसान था, समटाइम्स क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी बच्चे को समझ ना आया हो, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बेस शेयर में दोनों 100 होती हैं, तो आंसर 100 आता है। जितनी लेट्स से ए ऑप्शन में एक्सपोर्ट प्राइसेस 5% गिरी थी, 100 से 95 पे ले आओ। इंपोर्ट प्राइसेस 5% बढ़ी थी, तो 100 से 105। आंसर 100 से नीचे आ रहा है, गलत हो रहा है, हमें 110 पे जाना था। सिर्फ डी में ये बात सही हो रही है। सबको समझ आ गया बच्चों? ओके, लेट्स मूव ऑन। What is not an example of protectionism? Protectionism is trade barriers, tariff, quotas, embargoes वगैरह। इसका आंसर युमना आप करेंगी, बाकी बच्चे चुप रहिएगा। कहां पे आप अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे? युमना यू देर बेटे? जी, जब रेडी हो मुझे बता देना आंसर। जरा ऊंचा बोले। B as in ball, Pakistan government increasing the rate of goods and services tax GST on some exported goods। हम एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। तो ये सही एग्जांपल था। अब लेट्स मूव ऑन टू नंबर 29। टर्की इंपोर्टेड 220 million worth of goods and services। Turkey exported 12 million worth of goods and services। During the same period, the net income was -15। इनका करंट अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट करो, उसने हर चीज बता दी है। इंपोर्ट 220 थी, एक्सपोर्ट्स 12 थी, वो कैलकुलेट करो। और फिर -15 यानी डेफिसिट था नेट इनकम्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तसल्ली से देखें। टेक अबाउट 10 सेकेंड्स बच्चों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शाबाश। किसी को समझ ना आई हो तो मैं करवा दूं? श्योर मेरा बेटा। वैसे इसमें कुछ था नहीं। एक बार देखो, करंट अकाउंट के 4 हिस्से हैं। आपका करंट अकाउंट 4 सेक्शंस पे बेस्ड है। करंट अकाउंट 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन ट्रेड इन गुड्स, गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हो। दूसरा है ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है वो हम क्रेडिट करेंगे, जो इंपोर्ट पे जा रहा है वो डेबिट करेंगे। और इसी तरह फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स। ठीक है, अब उसने आपको क्या फिगर दिए, सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स। अब आपको उसने क्या फिगर दिया कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों मिला के जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो $220 मिलियन हैं, और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ $12 मिलियन हैं। तो अब जब इसको हम एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करेंगे तो -208 आंसर आ जाएगा। प्राइमरी इनकम उसने कहा था आपकी कितना लिखा हुआ है, -15 मिलियन है।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम मिल मिला के -15 मिलियन है, तो ये भी ऐड करेंगे, 223 मिलियन से हमारा डेफिसिट है करंट अकाउंट। समझ आ गया मेरे बच्चों? बेटे, इंपोर्ट्स से पैसा मुल्क से बाहर जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, और एक्सपोर्ट से पैसा आता है, तो आंसर माइनस में आएगा ना, डेफिसिट। यस, चलें जी। नंबर 30, द टेबल शोज द एक्सचेंज रेट फॉर नेशनल करेंसीज पर यूएस डॉलर, which currency has the smallest percentage appreciation against the US dollar? तसल्ली से देखो कौन सी कम देनी पड़ रही है पहले से, ये देखो नंबर 1, और उसके बाद एप्रिसिएशन देखो किसकी सबसे कम हुई है। जी बोल सकते हैं आप, बताएं मुझे। डी, नो। चलें, ये भी मैं कैलकुलेट करवाता हूं, क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ बिग कॉन्सेप्ट ग्लिच हियर। आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखो बेटे, ए ऑप्शन देखो, 6.91 दे रहे थे 219 में पर डॉलर, और 2020 में हम सिर्फ 6.9 दे रहे हैं, तो कितना चेंज है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू -0.1 ओवर ओरिजिनल 6.91 इंटू 100, बहुत थोड़ी डेप्रिसिएशन है। बी देखो तो हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं, करेंसी देनी पड़ रही है फॉर डॉलर, इसमें तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। जैसे पहले 200 रुपए में एक डॉलर आता था, 300 में आ रहा है, हमारी डेप्रिशिएट हुई है ना। 14.4 टू 16.45, ये भी डेप्रिसिएशन है। ये 99 से 0.99 से 0.94 आई है, तो चेंज इज 0.5 ओवर 0.99 इंटू 100। ये दोनों कैलकुलेट करें, इसमें मेरे ख्याल में लोअर आंसर आएगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे बताएं किसी को समझ ना आई हो। आपने सिर्फ मेरे बेटे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। जैनब है आप? कौन है? अमल, मुझे बताओ, 6.91 लेट से रुपीज आप दे रहे थे एक डॉलर के लिए, अब आप सिर्फ 6.9 दे रहे हो, तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई? एप्रिशिएट हुई है। इसी तरह डी में भी 0.99 पहले दे रहे थे, अब सिर्फ 0.94 एप्रिशिएट। अब हम परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू वैल्यू 6.9 माइनस ओल्ड वैल्यू 6.91, वो आया 0.1 ओवर 6.91 ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इसका जो आंसर है वो लोअर होगा दूसरी से। अमल, जैसे पीडी में करते हैं, ना लगाएं, लगेगा भी नहीं, सॉरी, न्यू वैल्यू, हाँ आपने नहीं लगाना इसमें, ठीक है। हम कम दे रहे हैं ना, असल में कम करेंसी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। समझ आ गया सबको या नहीं? जी बताएं बताएं बेटे। बेटे फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इनटू 100। तो अब, अच्छा मैंने गलत कर दिया, हाँ सही है, 6.9 माइनस 6.91 माइनस 0.1 ओवर 6.91 इंटू 100, ऐसे ही है बेटे। ओके, सबको क्लियर है? प्लीज पूछ लें। अब नेक्स्ट पेपर हमने बेहतर करना है, टाइम थोड़ा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम ये कर लें जल्दी से। ये सारे मैक्रो माइक्रो हमने कर लिया था, मैक्रो में बच्चे मार्क्स लूज करते हैं जी। अ कंट्री एक्सपीरियंस्ड, और ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, क्वेश्चन में बहुत दफा रिपीट हो चुका है ये। अ कंट्री एक्सपीरियंस्ड एन एनुअल डिफ्लेशन रेट ऑफ 2%।
हर साल प्राइसेस 2% कम हो रही हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द 4 year पीरियड? और आई कैन गारंटी बच्चे गलत आंसर देंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तसल्ली से देखो और एग्जाम में कैलकुलेट किए बगैर ना करना। मुझे बताएं आफ्टर लाइक 20-25 सेकेंड जितना भी आपको लगता है क्या करेक्ट ऑप्शन है। टेक सम टाइम। आपने बी ली है, बिल्कुल बिल्कुल सही ली है, शाबाश। अक्सर बच्चों ने ए लिया होगा, एम आई राइट? इसको एक दफा मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन दोनों का एक ही फॉर्मूला है। देखिए, हाँ, लेट्स से 100 था प्राइस इंडेक्स, पहले साल 2% कम हुई, 100 into 2 over 100, 98 पे आ गया प्राइस इंडेक्स। अगले साल 98 का 2% कैलकुलेट करें, वो 2% से कम गिरेगी, अगले साल उससे भी कम, सो लेस देन 8%, बी ऑप्शन। सबको समझ आ गया? रियल वैल्यू ऑफ मनी राइज होती है डिफ्लेशन में, फॉल नहीं होती, हम ज्यादा खरीद पाते हैं, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। एनीवन नॉट क्लियर जी? In the circular flow of income model of an economy, Y, C, I, G, X, S, T and M represent total income. अच्छा, अमल क्या नहीं समझ आया बताएं मुझे। मैंने अभी कैलकुलेट किया था आपके सामने। लेट्स से बेस ईयर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थी सीपीआई, 2% फॉल हुई है पहले साल, 100 का 2% इज 2, 98 पे आ गई सीपीआई 1। अगले साल फिर 98 का 2% करेंगे, 2% से कम गिरेगी, कोई 96.11 समथिंग लाइक दैट। उसका 2% करेंगे, फिर 2% से कम गिरेगी, तो 8% से कम गिरेगी डिफ्लेशन। समझ आ रही है? इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, जैसे 100 से 2% अगर इन्फ्लेशन हुई थी, अगले साल 102 का 2% करोगे, उससे अगले साल 104 पॉइंट समथिंग का 2% करोगे, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होती, जितने परसेंट हो रही है ना ऑन एनुअल बेसिस, वो ऐड होती जा रही है, डिफ्लेशन माइनस होती जा रही है। समझ आ रही है अमल कि नहीं? ओके, वेरी गुड। इस तरह प्लीज पूछा करें जी। तो ये हो गया। अब उसने कहा है, ये सारे सिंबल्स दिए हैं कि वाई इज नेशनल इनकम, फिर सी इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट, सेविंग, टैक्सेशन एंड इंपोर्ट्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहां पे इक्विलिब्रियम आता है? तसल्ली से देखें, 10-15 सेकंड आराम से। जी बच्चों, तसल्ली से बताओ। सी इज करेक्ट। किसी बच्चे को समझ ना आई हो, मैं रिजेक्ट करवाता हूं। ए क्यों गलत है? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम शुड बी इक्वल टू कंजम्पशन, नहीं, इनकम विल बी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो ये गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑलवेज एडजस्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, नहीं, कभी गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करती है, बजट डेफिसिट करती है, और कभी कॉन्ट्रैक्शनरी अपने बजट को सरप्लस करती है, तो हमेशा एडजस्ट नहीं करती। If investment is not equal to saving, it is still possible for national income to be in equilibrium. Yes, हो सकता है बाकी सबका बैलेंस मिला के, यानी x माइनस एम और क्या उसका नाम है, g माइनस टी, हो सकता है आपका इक्विलिब्रियम बन जाए।
तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इफ नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम, एक्सपोर्ट्स मस्ट बी इक्वल टू इंपोर्ट्स. नहीं, जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो तो बाकी इंजेक्शन विड्रॉल मिल मिला के अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी याद रखना S plus T plus M, savings plus taxes plus imports should be equal to I plus G plus X, investment plus government spending plus exports. तब जाके इक्विलिब्रियम आता है. तो अगर दो आपस में नहीं भी मिल रहे तो इक्विलिब्रियम हो सकता है. सबको समझ आ गई? What leads to a rise in frictional unemployment? अभी आपको समझाई थी फ्रिक्शनल, जब वर्कर एक जॉब छोड़ के बेहतर जॉब की तलाश में है, या ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉयड है, या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी वो खत्म हुई. तसल्ली से देखें कौन सी रीजन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की उसने दी हुई है. टेक अबाउट 10-15 सेकेंड्स. जी अब बता दो मेरा बेटा. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही. डी फॉर डेविड इज करेक्ट. अब एक बार देखते हैं, एन इकोनॉमी मूविंग इनटू अ पीरियड ऑफ रिसेशन, ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? सिक्लिकल. बी, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स विद कंप्यूटर इन सर्विस सेक्टर, ये कौन सी है? स्ट्रक्चरल, पार्टली टेक्नोलॉजिकल. चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी टू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अगेन स्ट्रक्चरल. अब मैं जरा तेजी से करवाता हूं, टाइम थोड़ा है, मैं देखूं कितना टाइम है मेरे पास. मुझे लगता है 10 मिनट भी नहीं है शायद. 12 मिनट है, चलें आराम से भी चलते हैं, बाद में तेज करेंगे. जी, द इंफॉर्मेशन शोज डेटा फ्रॉम अ कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट्स, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस और फिर जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस, यानी सब्सिडीज माइनस और इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज एडेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके हमने किए. फिर सब्सिडीज, कैपिटल कंजम्पशन मींस डेप्रिसिएशन. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंट्स? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस. नेट यानी कि उसमें से क्या निकालते हैं आप? डेप्रिसिएशन, कैपिटल कंजम्पशन. और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आपको पता लगेगा, सब्सिडीज उसने आपको दी हुई हैं, अंदाजा आपको हो जाएगा. तसल्ली से देखें. टेक अबाउट 15 सेकेंड्स. सॉरी, अच्छा बी जो बोल रहे हैं अपने लॉजिक दें मुझे, कैसे किया है? वो ठीक हो गया, 170 आ गया. इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, शाबाश, तो वो 25,000 बन जाएगा. शाबाश, सबको समझ आया है या नहीं? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सबको समझ आया है? मैं समझा दूं. श्योर मेरा बेटा. ये वाकई थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ताकि हम इसको एक बार अच्छी तरह कर लें. जी मेरे बच्चों, अब देखो, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस है, ये क्या होता है? इसमें सब्सिडीज ऐड हुई होती हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं. सब्सिडीज ऐड होती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं, तब जाके बेसिक प्राइसेस बनती हैं. बेसिक प्राइसेस बन गई 180. ठीक है, समझ आ रही है? तो सब्सिडीज हम ऐड की होंगी और टैक्सेस माइनस किए होंगे इसमें 200 में. तो 200 में सब्सिडीज ऐड करो, 205 बन गया. कितना इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा? 25,000. तब जाके 180 पे आएंगी हमारी बेसिक प्राइसेस. समझ आ गई बात? खुद देखो ना, अगर सब्सिडीज ऐड होके और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होके 20,000 कम हुआ है, तो इसका मतलब है सब्सिडीज उसने 5 आपको दी हुई थी. 25,000 इनडायरेक्ट टैक्स होंगे ना, ताकि 2 लाख में से इनडायरेक्ट टैक्स निकले 25,000, 175 सब्सिडीज ऐड हुई 5, 180.
नहीं समझ आया अमल? ओके जी, मैं आपको यहां पे इक्वेशन बनाता हूं, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। अब इसमें क्या होता है, जो भी जीडीपी हो उसमें सब्सिडीज ऐड होती हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं। अब इसने यहां पे 2 लाख दिया हुआ है जीडीपी आपको, सब्सिडीज उसने दी हुई है 5,000। अब ये एक्स निकालो। समझ आ गई बात मेरी? दिस इज द आंसर। एनीबडी नॉट क्लियर? ओके जी, बैक टू नंबर पेपर, जरा जल्दी करते हैं अब। A government considering building a large hospital, the impact on country's price level will depend partly on the amount of expensive raw materials the country imports for the hospital and the level of unemployment in the country. Which combination of imports of material for hospital and the level of unemployment is most likely to lead to a largest rise in price level? तसल्ली से सोचें, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप तसल्ली से इसको हैंडल करते हैं। पहला कॉलम करें, इंपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हाई प्राइस होनी चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, या कम, हाई और लो? दोबारा सोचें, हाई होने चाहिए। देखो, गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल बनाना चाह रही है, वो कहता है प्राइस लेवल राइज किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स द कंट्री इंपोर्ट्स। तो अगर रॉ मटेरियल हम बहुत सारे मंगवा रहे हैं और वो एक्सपेंसिव हैं, तो हमारी इन्फ्लेशन आएगी ना, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होनी चाहिए? जी मेरा बेटा। एक सेकंड, मैं जरा ये एक बच्चे को एंटर कर लूं। दानिया, अच्छा। जी मेरे बेटे, दोबारा पूछो। ओहो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा सोच रहे हो बेटे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे अगर आप ज्यादा मंगवा रहे हो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स आपको मुश्किल मिलेगा, महंगी वर्क वेजेस देनी पड़ेंगी उससे। बी एज इन बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। सबको समझ आ गया बच्चों? कम ऑन, बी लाउड, वोकल। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा करते हैं। एक गवर्नमेंट बेटे हॉस्पिटल बना रही है, उसने कहा महंगाई प्राइस लेवल पे किस चीज का इंपैक्ट आएगा? वो जो एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल मंगवा रही है उनके हिसाब से, और लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो अगर वो रॉ मटेरियल ज्यादा मंगवा रही है तभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी ना, उसका बिल्डिंग मटेरियल सारा बाहर से आ रहा है जो कि महंगा है। समझ आ गया? और अनएम्प्लॉयमेंट अगर मुल्क में कम होगी, स्किल्ड वर्कर मिलेगा ही नहीं, तो आपको बड़ा महंगा हायर करना पड़ेगा, उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ आ गई बात? रीट्रेशन दे दें, सबको समझ आ गई है? ओके, नंबर 20, if interest rates are reduced, what is most likely to decrease? 10 seconds। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप लॉजिक से सोचें। रिजेक्ट करते जाएं, सही ऑप्शन पहुंच जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन डी एज इन डेविड, बिल्कुल सही है। अब जरा तसल्ली से समझते हैं क्या मतलब है इसका। बोरोइंग तो फर्म ज्यादा करेंगी, इंटरेस्ट रेट कम है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है, कंज्यूमर्स भी लोन ज्यादा लेके स्पेंड करेंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। इंटरेस्ट रेट कम होने से हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होती है क्योंकि हॉट मनी हमारे मुल्क में नहीं आती, जिसकी वजह से इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होने से। समझ आ गया? तो डी वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। एनी वन नॉट क्लियर स्टिल?
KG number 21, supply side policy has often has fiscal consequences. Which statement is not correct? पढ़ते जाएं और आराम से जवाब दीजिएगा. Not correct statement. Not correct. जी बच्चों, has anyone found out the answer? ओके मैं एक बार करवा देता हूं. इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. C is correct. Shabash. Increased government spending supporting technical progress has beneficial long-term supply side effects, correct, but may have short-term inflationary consequences. जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है पहले एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है. सही स्टेटमेंट है. बी, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग प्रोग्रेस प्रोसेस increases a country's long run aggregate supply. सही बात है. And also has an expansionary effect on aggregate demand. जी बिल्कुल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंशनरी इफेक्ट आएगा. ये भी सही स्टेटमेंट है. Reduced government spending on infrastructure spending reduces an economy's long run aggregate supply. सही बात है. And has a short term expansionary effect on AD. नहीं, शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड गिरेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से. तो ये स्टेटमेंट गलत है. That's why the answer is correct. समझ आ गया? Changes in fiscal policy can affect the distribution of income and wealth. Which combination of fiscal policy would be most regressive? यानी इनकम गैप्स बढ़ जाएं. A rise in a standard rate of income tax and a fall in standard rate of goods and services tax. दोबारा देखें इसको. कोई भी नजर नहीं आ रही मुझे तो इसमें. चलें इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं. वैसे ए इज द क्लोजेस्ट, लेकिन बाद में आते हैं. व्हाट डज इट मीन व्हेन अ गवर्नमेंट हैज अ बजट सरप्लस? रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है एक्सपेंडिचर से. ऑप्शन ए ठीक है. बजट सरप्लस इज व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर. टैक्सेस ज्यादा ले रहे हैं, स्पेंडिंग कम कर रहे हैं. अ कंट्री सब्सिडाइजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड. व्हाट इज मोस्ट लाइकली आउटकम? सब्सिडाइज किया आपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इंपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, राइज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होगा, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ दी है, सब्सिडीज दी हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को. What is not a valid explanation of why a government might allow a deficit on the balance of payment of current account? मैं एक बार देख लूं क्लास बंद तो नहीं होगी. ओह या, चलें जी.